होली का त्योहार नज़दीक है और भारतीय जनता पार्टी होली के त्योहार के बाद एक बड़ा राज तिलक भी करने वाली है जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर होगा। लेकिन ये चेहरा कौन होगा, इसे लेकर सबसे ज़्यादा या मंथन चल रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लेकर भाजपा के हाईकमान और तमाम अलग अलग चेहरों के बड़े बड़े राज्यों के अलग अलग चेहरों पर बात हो रही है। लेकिन एक नाम है जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के संभावित चेहरों की फहरिस्त में सबसे ऊपर बैठा हुआ है, और ये नाम है मध्य प्रदेश के 4 बार के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। लेकिन सवाल ये कि शिवराज सिंह चौहान की जब जून में लोकसभा चुनाव के बाद बतौर केंद्रीय मंत्री, बतौर कृषि मंत्री, जो अमूमन किसी भी सरकार में महत्वपूर्ण मंत्रालयों में से एक मानी जाती है, उनकी ताजपोशी हुई। और अब फरवरी और मार्च के महीने में शिवराज सिंह चौहान की एक नई ताजपोशी पर चर्चा हो रही है। विवेक जी, लंबे समय से आप मध्य प्रदेश की राजनीति को देखते आए हैं, शिवराज सिंह चौहान को करीब से आपने परखा है, जांचा है। शिवराज सिंह चौहान का आखिर नाम क्यों राष्ट्रीय अध्यक्ष के चेहरे के तौर पर? मोहन जी, मैं तो आपसे ही पूछ रहा हूँ कि आपने नाम सुझाया है, आपने ही सवाल उठाया कि शिवराज सिंह चौहान के नाम की चर्चा हो रही है, तो पहले आपके पास जो ये फीडबैक आया है वो आप क्यों देखते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में शिवराज सिंह चौहान बन सकते हैं? आप पहले बताइए, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। समझ लीजिए कि मैंने आपसे सवाल कर देखिए, जाहिर सी बात है, शिवराज सिंह चौहान ने संगठन से लेकर सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पिछले 20 सालों की अगर हम बात की जाए तो शिवराज सिंह चौहान ने अपना दमखम दिखाया है और एक मास लीडर की भूमिका, जैसे हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करते हैं तो पीएम मोदी एक मास लीडर हैं, लेकिन उन्होंने संगठन की भी भूमिका निभाई है। लगभग राजनीति का उन्होंने अपना 2 से 3 दशक उन्होंने संगठन के तौर पर दिया, और फिर उन्होंने सरकार में जब भूमिका निभाई तो जनता ने भी उन्हें अपनी आंखों पर बिठा कर रखा। शिवराज सिंह चौहान भी उसी दर्जे के नेता हैं जिनके पास जनता दाद भी है। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक शिवराज सिंह चौहान की एक अपनी उनकी साझेदारी रहती है जनता के साथ, एक रिश्ता उन्होंने अपना गहरा स्थापित किया है। और अब जब मध्य प्रदेश से उनकी विदाई हुई थी तो कई सवाल उठे थे कि क्या ये शिवराज सिंह चौहान की राजनीति में एक ब्रेक है, शिवराज सिंह चौहान की राजनीति में एक विराम है। लेकिन जब उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट की जो सबसे बड़ी पोजीशंस में से एक रहती है, कृषि मंत्रालय की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी वहां पर ताजपोशी हुई, तो फिर विश्लेषकों ने भी इसकी जांच की और पाया गया कि ये शिवराज सिंह चौहान की राजस्थान में विदाई नहीं, बल्कि शिवराज सिंह चौहान का प्रमोशन था जो उन्हें केंद्र की राजनीति में लाने के लिए किया गया था। अब कई चर्चाएं हो रही हैं, और चर्चाओं में एक सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा वो महज संगठन की जिम्मेदारी के लिए नहीं होगा, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी के तौर पर भी देखा जा सकता है। ऐसे में फिलहाल देश में जो एक सर्वमान्य नेता है उनमें शिवराज सिंह चौहान का नाम सामने आ रहा है। उसकी वजह आपको पता ही है, शिवराज सिंह चौहान सर्वमान्य नेता हैं, जनता के साथ नाता है, और संगठन में उनकी एक पूछ परख है, एक विश्वसनीयता की बात होती है। आप संगठन की जिम्मेदारी एक ऐसे नेता को देते हैं जो विश्वसनीय हो, जो पार्टी के लिए अपनी लॉयल्टी, जिसे हम कहते हैं सत्यनिष्ठा, साबित कर चुका हो। शिवराज सिंह चौहान उन नेताओं में से एक हैं। 23 में उनसे कुर्सी छीन ली गई, लेकिन शिवराज का बयान आता है कि मैं भाजपा के लिए दरी भी बिछाने के लिए तैयार रहूंगा। जाहिर सी बात है, इससे बेहतर चेहरा राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मुझे नहीं लगता शिवराज सिंह चौहान के अलावा भाजपा को और कौन मिलेगा। बिल्कुल ठीक बोला आपने कि समर्पण होता है शिवराज सिंह चौहान के साथ जुड़ा रहता है। जैसे आपने कहा कि मैं दरी भी बिछाने के लिए तैयार हूं, तो आप देखिए दो चीज कॉमन, देखिए क्या कॉमन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान में। क्या कॉमन है? गुजरात से वे लगातार मुख्यमंत्री बन रहे थे, उनके नामों का ऐलान हुआ, और यहां पर मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो लगातार शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन रहे थे। जीत का आंकड़ा बढ़ता जाता, हालांकि 18 पर ब्रेक हुआ, कुछ कारणों से ब्रेक हुआ, उन्होंने गलतियों को सुधारा। उसके बाद एक बार फिर जब बात आई उन्हीं के योजनाओं पर, जब सरकार गिरी उसके बाद पुनः सरकार आई, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। कोरोना काल में वो मुख्यमंत्री बने कमलनाथ सरकार के बाद, और उसके बाद उन्होंने ऐसी योजना लाई कि हम हारने के बाद भी जीत की इबादत को हम लिख देते हैं। तो शिवराज सिंह चौहान ने जीत की इबादत को लिखा, तो उनकी जो एक सत्ता में जो समझ थी वो पुनः विकसित हुई कि हमने जो कमियां दिखाई थी, जो हमने कमियां सामने रखी थी, उसको कैसे सुधारना है, सुधारा, और फिर सरकार उनकी बनी। ये दूसरी बात है कि उनको ये जिम्मेदारी नहीं दी गई, जबकि उनकी ही लाडली बहना योजना जो एक थी वो पूरी तरह से चर्चित हुई। उसका फॉलोअप भी अगर आप देखें तो इसी योजना को फॉलो किया बीजेपी ने दिल्ली में, तो वहाँ पर रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनी। तो तमाम चीज़ें जो हैं उनकी ही योजनाओं को आगे बढ़ाया गया, और उन्हीं योजनाओं के बलबूते पर जो है बीजेपी की सरकार कई अन्य राज्यों में भी बनी।
और इन योजनाओं की चर्चा होने लगी। तो एक ऐसा चेहरा कि अब जो एक तरीका देखने लगा है कि आरएसएस बढ़ाता है, तो नरेंद्र मोदी को आरएसएस ने बढ़ाया। जब बढ़ाया तो उनकी जो कार्यकुशलता थी सामने आई, वो प्रधानमंत्री बने और उसके बाद लगातार तीसरा टर्म वो देख रहे हैं। तो ये जो तमाम चीज़ें निकल कर सामने आती है, वैसे ही मास लीडर की जो भूमिका होती है वो शिवराज सिंह चौहान निभाते हैं। संगठन में जो पकड़ होती है वो निभाते हैं। युवाओं के बीच में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कार्य किया, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कार्य किया, सांसद के रूप में जब उन्हें जिम्मेदारी मिली तो उसमें उन्होंने काम किया। तो वे कभी पीछे तो हटते ही नहीं हैं और निराश नहीं होती, निराशावादी नहीं है। वो सीधी सी बात है कि एक उनके कद के जो कहना चाहिए कमतर एक मुख्यमंत्री को जब मध्य प्रदेश की कमान दे दी गई, हालांकि जब कहा जा रहा था कि पीछे तीसरी पंक्ति में मोहन यादव बैठे थे, लेकिन जब उन्होंने कमान संभाली तो उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया, उनके निर्णयों की अब चर्चा होने लगी है। उस वक्त तो बिल्कुल चर्चे में मोहन यादव नहीं थे। तो ऐसा ही बीजेपी करती है। दो बातें यहाँ पर आ रही हैं विवेक जी, शिवराज सिंह चौहान के नाम की चर्चा भी हो रही है और जो दूसरी बात निकल कर सामने आ रही है तमाम राजनीतिक घरानों से, विश्लेषणों से और ये बात है कि दक्षिण भारत, भारतीय जनता पार्टी का जो उत्तर भारत के बाद 2014 से ही उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी महारत हासिल की। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमाम राज्यों में कमल खिला, लेकिन दक्षिण भारत में कसक रह गई। कर्नाटक में भाजपा की आखिरी सरकार थी, जो बम्बई सरकार के साथ, वहां पर कांग्रेस की वापसी हो गई। इसके बाद जब देश का एक बड़ा पूरा हिस्सा कमल से कहीं ना कहीं नदारद है, वहां भगवा नहीं खेल पा रहा है, तो ये चर्चा आ रही है कि जो संगठन की जिम्मेदारी है वो एक ऐसे राजनेता को सौंपी जाए जो उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण में भाजपा की जो कवायद है, कमल खिलाने की कवायद है, उसे रफ्तार दे सके। क्योंकि चीजें तो चल रही हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में या उससे पहले काम नहीं किया है, चाहे वो कर्नाटक हो, केरल हो, तमिल हो, आंध्र प्रदेश हो, वहाँ तो अब चंद्रबाबू नायडू के साथ फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का अच्छा तालमेल भी है, केंद्र में चंद्रबाबू नायडू सहयोगी भी हैं, तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही है। तो पूरा जो एक फोकस कहा जा रहा है वो फिलहाल भाजपा का दक्षिण भारत बताया जा रहा है। और जब दक्षिण भारत के नामों की चर्चा हो रही है, ये पहली दफ़ा नहीं होगा कि दक्षिण भारत से अगर कोई नाम आता है। इससे पहले बंगारू भी रहे हैं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, वेंकैया नायडू भी रहे हैं, लेकिन अभी जो नामों की चर्चा हो रही है, शिवराज की तो है, लेकिन दक्षिण भारत के कई राजनेताओं के नाम भी इस लिस्ट में हैं, चाहे वो प्रहलाद जोशी हों, इनके अलावा कई नामों की चर्चा हो रही है, संजय बड्डी, उनके नाम की भी चर्चा हो रही है, तेलंगाना से निकल कर आते हैं, और इसके अलावा कई और दूसरे नामों की चर्चा भी है। इन नामों के बीच शिवराज सिंह चौहान के नाम का मकसद क्या है? शिवराज सिंह चौहान फिलहाल केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। 4 महीने पहले अगर उनकी मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में ताजपोशी की गई थी, तो क्या तब शिवराज सिंह चौहान, सभी को पता था कि जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो चुका है, तो शिवराज सिंह चौहान का नाम क्या तब नहीं रहा होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष के संभावित चेहरों में? नहीं तो आपको क्या लगता है कि दक्षिण में सिर्फ दक्षिण का ही चेहरा कमाल दिखा पाएगा? क्या मोदी ने ये साबित नहीं किया कि हम कहीं पर भी चुनाव जीत सकते हैं? क्या हम पश्चिम बंगाल में अगर जाते हैं तो क्या वहाँ हम चुनाव जीत के नहीं आते हैं? क्या हम उत्तर प्रदेश में जहाँ पर बीजेपी की लगातार सीटें कम होती जा रही थी वहाँ पर हम परफॉर्मेंस करते हैं? और आप तो जानते हैं कि यूपी से ही गुजर के हम दिल्ली पहुँचेंगे, तो हम यूपी के 80 सीटों को देखेंगे कि दक्षिण पे देंगे। दक्षिण में जैसे आपने कहा कि गठबंधन की रणनीति के तहत हम आगे बढ़ सकते हैं। वहाँ के जो क्षेत्रीय नेता हैं, और आपको भी पता है कि वहाँ पर राष्ट्रीय पार्टियों की अपेक्षा क्षेत्रीय जो पार्टियों के साथ जो गठबंधन किया जाता है तो उससे ताकत बहुत ज़्यादा निकलकर सामने आती है। तो वहाँ गठबंधन के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। आपने शिवराज सिंह चौहान की अगर हम चर्चा करें तो क्या वो दक्षिण में नहीं बात करते? अभी वो गए थे दक्षिण में भी, उन्होंने चुनाव प्रचार किया और ये तो कहा जा रहा था कि उनको कमान भी वहीं की भूमिका की दी जाएगी। तो अब जब दक्षिण में भेज दिया गया था, जब बीच में उनको समय मिला था, उन्होंने कहा मैं तो अब वहाँ पर चला, कहाँ नहीं चले जाते वो? तो शायद वो उनकी उसी एक योजना का परिणाम हो। क्यों? क्योंकि ऐसा है कि कोई भी हम योजना लागू करते हैं जो जनता के हित में होती है तो उसकी चर्चा तमाम जगह होगी। जब लाडली बहना योजना की चर्चा शुरू हुई, महिलाओं की आधी आबादी को इकट्ठा करने की बात हुई, वोट बैंक को लेने की बात हुई, तो लाडली बहना योजना की बात हुई। तो फिर वो दिल्ली में भी नजर आया, फिर वो राजस्थान में भी नजर आया, और फिर पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में भी नजर आया। कहाँ इस योजना को लागू नहीं किया गया? तो ऐसी योजनाओं को लागू करने वाला जो संगठन में बचपन से ही रहा हो,
यंग एज से ही संगठन की बड़ी जिम्मेदारी, चाहे युवा मोर्चा की बात हो, चाहे बीजेपी की बात हो, उसके बाद आप बहुत ही कम समय पे मुख्यमंत्री का पद मिला हो और उस मुख्यमंत्री का पद मिलने के बाद उस जीत को लगातार कन्वर्ट करने की बात हो, तो लगातार वो जीत को कन्वर्ट करते रहे। वो दूसरी बात है कि 2018 में सफलता नहीं मिली, लेकिन 2018 के बाद जब सरकार पुनः आई, राजनीतिक परिस्थितियों के बलबूते पर कांग्रेस की सरकार गिरी, तो उसके बाद उन्होंने जो चुनाव हुए उसमें उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाया। दूसरी बात है कि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, लेकिन क्या उनकी परफॉर्मेंस में कमी आई? वो गलतियां जो करते हैं उसको सुधारने की भी पूरी तरह से नहीं, उनमें आपने एक बखूबी बात रहता है। काफ़ी आपने यहाँ पर ठीक कही, मुझे लगता है, जो आपने कहा कि दक्षिण भारत में ज़्यादातर क्षेत्रीय पार्टियों की भूमिका ज़्यादा रहती है और यही वजह है कि बीजेपी को कई बार आउटसाइडर माना जाता है। या तमिलनाडु में के अन्नामलाई बीजेपी के लिए लगातार वो कवायद कर रहे हैं और दक्षिण भारत के दूसरे जेपी नड्डा भी हिमाचल प्रदेश से निकल कर आते थे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने बतौर संगठन की जिम्मेदारी मिलने के बाद कई अहम राज्यों में भाजपा का यहाँ पर कमल खिलाया है। लेकिन एक सवाल जो सभी के जहन में भी आ रहा है कि शिवराज सिंह चौहान की सिर्फ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर चर्चा हो रही है या इसके पीछे भाजपा का भविष्य भी छिपा हुआ है। शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्या उत्तराधिकारी के तौर पर फिलहाल देखे जाने लगे हैं? नाम कई भी हैं, गृह मंत्री अमित शाह का नाम भी है, योगी आदित्यनाथ का नाम भी शामिल है। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान की अगर केंद्र में इस बड़ी जिम्मेदारी, संगठन में इस बड़ी जिम्मेदारी के साथ ताजपोशी होती है, क्या मायने इसके समझे जाएंगे? देखिए, आरएसएस का एजेंडा कभी कभी ऐसा भी होता था कि जैसे किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो उसे मुख्यमंत्री बना दिया जाता था, किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया तो वो मान लिया जाता था कि प्रधानमंत्री का भी फेस है। हालांकि कुछ समय से ऐसा नहीं हो रहा है। मोदी जी के साथ ऐसा नहीं हुआ। वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उसके बाद उनको पीएम का फेस रखा गया और उन्होंने परफॉर्मेंस किया, तो चेंजेस आया है। लेकिन देखिए, कार्यकुशलता जो होती है और सभी का समन्वय बना के जो निकलने की बात होती है, और एक जो यूपी में भी कमाल दिखा सकें, एमपी में भी कमाल दिखा सकें, छत्तीसगढ़ में कमाल दिखा सकें और जब दूसरी जगह दिखा सकें, और खासकर ऐसा आप ये मानिए कि शिवराज सिंह चौहान जो कहते हैं कि अभी सबसे ज़्यादा बात होती कि बीजेपी को मुसलमान वोट नहीं देते, मैं सीधा बोलता हूँ, मुसलमान वोट नहीं देते, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के साथ ऐसा नहीं है। उनको मुस्लिम भी लाइक करते हैं, उनके बयान जो होते हैं मुस्लिमों के खिलाफ भी नहीं होते। वो तमाम चीज़ें बोलते हैं कि जो गलत करेगा उसको दंड मिलेगा, लेकिन वो किसी धर्म के खिलाफ भी नहीं बोलते हैं। तो हार्डकोर जो हिंदुत्व का चेहरा तलाश आरएसएस करता था, अब थोड़ा सा उसमें परिवर्तन हुआ है। आरएसएस को अब लगता है कि अगर हम सिर्फ हार्डकोर हिंदुत्व की वो बात करेंगे तो हमें नुकसान होगा। कहाँ नुकसान होगा? जैसा आपने कहा कि दक्षिण भारत में नुकसान हो सकता है, वहाँ पर अलग अलग समाज के लोग हैं, क्या मुस्लिम वोटर्स को नहीं लुभाया जाएगा? पश्चिम बंगाल में जाएंगे तो फिर वहाँ भी नुकसान होगा, तो वहाँ पर मुस्लिम वोटर्स कैसे आएंगे? वहाँ पर तादाद ज़्यादा है। तो मुस्लिम सीटों पर जीतना, ट्राइबल सीटों में जीतना, अलग समाज के लोगों जो अन्य हैं, जो दक्षिण भारत में समाज बिलोंग करते हैं, वहाँ पर जीतना और वहाँ की प्रगति के लिए काम करना, जैसे आपने कहा कि सिंधिया को पूर्वोत्तर राज्य का भी जिम्मेदारी दी गई। तो ये अब छोटे छोटे टुकड़ियों में जहाँ पर हम ताकतवर नहीं हुए हैं। अब आप देखिए, दक्षिण भारत की, आप कर्नाटक की बात करते, कर्नाटक में क्या हालात रहे? कर्नाटक में आखिर मुख्यमंत्री क्यों बदलने पड़े? इसके पीछे भी आपको पता है कि क्या हालात थे, वहाँ पर ठीक नहीं थे। तो हमने तो कर्नाटक वालों को मौका दिया, तो कर्नाटक की ओर, केरल की ओर, तमाम तमिलनाडु की ओर नए नेतृत्व की तलाश करना, खासकर वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष की तलाश करना, वहाँ के लोकल नेताओं को मजबूत करना, सेंट्रल गवर्नमेंट उनको ताकत दे और उनका समन्वय स्थापित करना, शिवराज सिंह चौहान बाखूबी कर सकते हैं। तो आरएसएस की पहली पसंद भी शिवराज सिंह चौहान हो सकते हैं और केंद्रीय मंत्री के रूप में, कृषि मंत्री के रूप में वो काम कर रहे हैं और एक जमीनी नेता के तौर पर जाने जाते हैं, जो बेहद हाई प्रोफाइल नहीं है, बिल्कुल जमीनी। कभी भी 24 घंटे आप उनसे मिल लीजिए, रास्ते चलते वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हैं। आप देखिए, चुनाव के समय जाते हैं तो कहां पर भीड़ नहीं होती, आप ये बता दिए मुझे। कार्यकर्ताओं की भीड़ आती है स्वागत करने के लिए, जनता उमड़ जाती है, सभी जगह लोग पड़। अभी झारखंड की जिम्मेदारी मिली तो झारखंड में भीड़ उमड़ रही थी। जी। तो किन किन स्टेट में वो नहीं गए और कहां कहां उनका परफॉर्मेंस नहीं हो सकता है। ऐसे ही लीडर की तलाश बीजेपी करती है जो जनता से कनेक्टिविटी करे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल कनेक्टिविटी ही अच्छी ना हो, हम फेस ही नहीं जाने, कि हमने कभी चुनाव ही ना लड़ा हो और एक छोटे से उससे एक सांसद बन जाए। तो ऐसे नहीं, जनता की पकड़ होना चाहिए, जनता पे होना चाहिए, वही व्यक्ति बनेगा बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसकी जनता से भी पकड़ होगी। कठपुतली तो अब नहीं बैठेगी बीजेपी में, ना आरएसएस चाहता। आरएसएस चाहता है कि हम लगातार सत्ता में बने रहें
और लगातार परफॉर्मेंस बेहतर हो और जनता पर बिल्कुल अच्छे काम करते रहें, क्योंकि ये प्रगति की बात है, भारत को विश्व गुरु बनाने की बात है, जो लगातार आरएसएस भी कहता है, प्रधानमंत्री भी कहते हैं। तो ऐसे ही व्यक्ति की तलाश है और शायद शिवराज इसके लिए पूरी तरह से फिट हो सकते हैं। हालांकि अभी तमाम नामों पर चर्चा चल रही है, दक्षिण के भी काफ़ी नाम है, प्रहलाद जोशी हो, इसके अलावा उड़ीसा से भी नाम की चर्चा चल रही है। लगभग 25 सालों के उड़ीसा में शासन के बाद भारतीय जनता पार्टी की वापसी हुई है, तो नामित कई हैं, लेकिन होली के बाद वो पिटारा खुलेगा जिस पिटारे से राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान होगा। शिवराज सिंह चौहान का ऐलान होता है तो जाहिर सी बात है ये भाजपा के भविष्य की राजनीति पर एक तो हमें बड़ी जैसे मुहर मोहन जी, होगी। अपन को राज्य पे तो अब चुनाव लड़ने ही नहीं है, अभी फिलहाल तो राज्य के लिए नहीं है। मेन फोकस जो होता है सेंट्रल का होता है। अभी सेंट्रल की दृष्टि से देखा जाए, ठीक है, राज्यों में तो वहाँ के लोकल नेता होते हैं, वो परफॉर्मेंस कर ही देते हैं, लेकिन उनका समन्वय बनाने का जो काम करेंगे वो शिवराज सिंह चौहान करेंगे। शायद यही सोच है कि होली के बाद इनके नाम का हो सकता है। आपने कहा कि अगर केंद्रित किया जाएगा दक्षिण भारत को लेकर, तो हो सकता है दक्षिण भारत से जो आपने नाम गिनाया उनमें से कुछ चयन किया जा सकता है। मुझे नहीं लगता कि एक टुकड़े को प्रभावित करने के लिए, उन टुकड़ों को प्रभावित करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि देखो दक्षिण से हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया है, जनता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता को फर्क पड़ता है सत्ता में आने वाले व्यक्ति से जो डायरेक्ट उनके लिए कुछ कर सके। तो संगठन एक अलग है, सत्ता एक अलग है, तो इस तमाम बातों पर चर्चा जरूर होगी। जाहिर सी बात है, संगठन अलग है, सत्ता अलग है, और जब नाम का ऐलान होगा तो भाजपा के फैसले हर बार चौंकाते हैं, और शिवराज सिंह चौहान के नाम का ऐलान होगा तो जाहिर सी बात है ये चौंकाने वाला फैसला नहीं होगा, लेकिन इसके पीछे जो भाजपा के बड़े मायने होंगे वो हर किसी को चौंका देंगे। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ